नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज फिर हम देश के जाने माने चर्चित अधिवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी के एक प्रोग्राम की चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर, टीएमसी के तेज तर्रार सांसद कल्याण बनर्जी और देश के हर मामले को बड़ी गहनता से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, इन सब से बातचीत हुई है कि हिंदुस्तान के चुनाव को क्या हो गया, हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था को क्या हो गया, हिंदुस्तान की उन कार्यपालिका की सभी संवैधानिक संस्थाओं को दीमक कैसे लग गई, वो विकलांग कैसे हो गई, वो दिव्यांग कैसे हो गई, कहां चला गया न्याय, कहां चली गई संवैधानिक संस्था जो इस देश में जम्मू कश्मीर में जितना फोर्स नहीं होता है उतना फोर्स लेकर बंगाल में चुनाव कराया जाता है। वो संवैधानिक संस्था जो वोट काटकर वोट डालने का अधिकार नहीं प्रदान करती है, ऐसी संवैधानिक संस्था के बारे में क्या चर्चा की जाए, इस पर बड़ी गहन चर्चा हुई है। किस तरीके से बिना बताए 600 से ज्यादा अधिकारियों के तबादला किए गए, किस तरीके से चुनाव को मूव कराया गया। तो आखिर जब यही सब होना है तो चुनाव आयोग एक लेटर जारी कर दे कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियुक्त की जाती है, झंझट खत्म, कम से कम आम जनमानस का पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। और इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए और विचार कीजिए, अपनी राय दीजिए। क्या ऐसा भारत में हो रहा है और नहीं हो रहा है तो खुलकर मनाही लिखिए। हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और सुन लीजिए ये पूरा बातचीत का ये सिलसिला। नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्या उसकी बुनियाद कमज़ोर होती जा रही है? क्या जनता का विश्वास लोकतंत्र पे उठता जा रहा है? क्या जो अदालतें हैं वो अपना कर्तव्य निभा रही हैं? क्या इलेक्शन कमीशन सरकार का एजेंट बन चुका है? इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दो चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हाल ही में प्रदेशों में चुनाव हुए। तमिलनाडु में चुनाव हुआ, केरला में चुनाव हुआ, पुडुचेरी में हुआ और असम में हुआ। और ऐसा हमें लगा कि असली चुनाव तो केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्योंकि सारी जो केंद्र सरकार की जो दृष्टिकोण था वो यही था कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव भाजपा जीत जाए। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने केंद्र का साथ दिया, जिस तरह से 2400 बटालियन सीएपीएफ के वहाँ तैनात किए गए, जिस तरह से काउंटिंग जगह पे काउंटिंग एजेंट्स के खिलाफ बदसलूकी हुई, जिस तरह से लोगों के नाम काटे गए लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के आधार पे। हमें नहीं मालूम लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का मतलब क्या है, लेकिन दर्शकों को यही बता सकते हैं कि अगर किसी का नाम बैनर्जी हो, वो बैनर्जी भी होता है, बंदोपाध्याय भी होता है, चैटर्जी भी होता है, चट्टोपाध्याय भी होता है। कई बार लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसको लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी कहते हैं। इसके आधार पे 27 लाख लोगों के वोट काटे गए। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो उन 27 लाख वोट जो काटे गए, जो मतदाता ख़ास तौर पे कंस्टिट्यूएंसीज़ में थे जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ वोट काटे गए। एक जगह 24 नॉर्थ परगना में तो लगभग 95% वोट काटे गए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि 27 लाख वोट काटे गए और 32 लाख वोटों से भाजपा जीती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
ये देखने के लिए ये सही तरीके से कटे हैं या नहीं, हम एक ट्राइब्यूनल्स बैठाएंगे जिसमें जज बैठेंगे, वो ट्राइब्यूनल तय करेंगे कि सही तरीके से कटे या नहीं। एक ट्राइब्यूनल ने ये फैसला किया है कि 1777 वोट में से 1717 वोट गलत तरीके से कटे गए, लगभग 96%। और फिर हमें पता चला जो 7 बाकी थे वो भी अपील खारिज हुई। दूसरी साइड की अपील थी कि वो वोट गलत तरीके से ऐड किए गए। इसका मतलब कि एक ट्राइब्यूनल ने यह तय किया है कि 100% वोट गलत कटे गए। अगर ऐसे ही हुआ और बाकी भी ट्राइब्यूनल थे और वहाँ 27 लाख लोगों के वोट थे, अगर सब गलत कटे गए तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो ऐसे शंकाएं जब पैदा होंगी तो चर्चा होगी, लोग समझेंगे कि चुनाव का मतलब ही क्या है। इससे बेहतर है तो चुनाव मत ही कराओ, आप ही फैसला कर लो किसको भेजना है असेंबली में और किसको नहीं भेजना। और जिस तरह से पैसे का इंतज़ाम हुआ, जिस तरह से नियुक्ति हुई इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि कौन वहाँ चीफ सेक्रेटरी होगा, कौन वहाँ होम सेक्रेटरी होगा, 683 लोगों की वहाँ नियुक्ति की गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी था वो काउंटिंग जगह में, वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी, उसकी भी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन ने की। लेकिन तमिलनाडु में चुनाव हुआ, केरला में चुनाव हुआ, असम की तो बात हम बाद में करेंगे। इन जगह पे तो कोई, ख़ास तौर पे तमिलनाडु और केरला में तो कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन उस पर तो गौर कर ही नहीं रही थी। तो इसमें अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो हर चुनाव भी भाजपा जीत जाएगी। तो फिर 1 पार्टी 1 नेशन, और फिर अगर 2/3 इनको मिल गया पार्लियामेंट में तो निश्चित रूप से संविधान भी बदल आ जाएगा। इसी को लेकर आज हम 3 ऐसे लोगों से चर्चा करेंगे जिनकी जानकारी इस मामले में इतनी है कि आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमारा देश का लोकतंत्र चल रहा है। तो सबसे पहले तो मदन लोकर जी, आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप सुप्रीम कोर्ट में जज रहे 2012 से लेकर 2018 तक, और आज के दिन आप चेयरपर्सन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरपर्सन की नियुक्ति हुई आपकी 2024 में। 28 तक आपकी टर्म है। आप पहले इसके पहले फिजी के सुप्रीम कोर्ट के मेंबर रहे, अभी फिर दोबारा आपको वहाँ आपका एक्सटेंशन हुआ है। आप दिल्ली में जज रहे 1999 से लेकर 2010 तक, फिर आप गुवाहाटी भी गए, आंध्रा भी गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। और आपने सामाजिक मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट सामने आए, सोशल जस्टिस बेंच हम कहते थे, आप उसमें आपका बड़ा योगदान रहा। और आप आईटी जो आज के दिन हम कोर्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कोर्ट में बहस करते हैं, वो आप लोगों की देन है, क्योंकि आप उसमें कमेटी में आपने बहुत दिलचस्पी रखी और योगदान दिया। कल्याण बाबू, आप तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में शामिल हो गए, आपके बेटे, आप नहीं। आप लोकसभा के 2009 से लेकर तब से आप मेंबर रहे हैं लोकसभा, 9, 14, 24 और 19 और 24। और फिर आप वकील भी हैं, हमारी बिरादरी के हैं, बेबाक तरीके से आप बहस करते हैं और बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। और जिस तरह से आप पार्लियामेंट में बोलते हैं तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा ही शख्स हो जाए उसमें उसको ये नहीं लगता कि हाँ अपने मन की बात कहते हैं आप। प्रधानमंत्री जी तो अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन आपकी मन की बात दिल से जुड़ती है। तो आपका स्वागत है। प्रशांत जी, आपकी जो लेगेसी है वो रहेगी, कई साल रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आपने सामाजिक मुद्दे उठाए, जिस तरह से आपने करप्शन के खिलाफ मुद्दे उठाए, जिस तरह से आप मतलब कि विद ग्रेट करेज अपनी बात सुप्रीम कोर्ट जजेस के आगे रखते हैं। और मैं तो वैसे सोचता हूं कि अगर आप,
क्योंकि आप आईआईटी के ग्रेजुएट रहे, मद्रास में आप गए, एक सेमेस्टर थे बस। जो भी एक सेमेस्टर थे, अगर आईआईटी में आप जाते भी तो वहाँ भी कुछ नई बात आप करते, क्योंकि लॉ में तो आपने नई बात कर दी, वहाँ भी आप ज़रूर कुछ नई बात करते। आप सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत आप लोगों ने की, को फाउंडर थे आप। फिर कैंपेन फॉर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, आज के दिन भी वो चल रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम है और कैंपेन अच्छी है। हाँ, आज के दिन अकाउंटेबिलिटी तो कम है। फिर स्वराज अभियान में आपका बड़ा योगदान रहा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में और कई ऐसे जन लोकपाल बिल में कि आपका बड़ा योगदान रहा, लेकिन वो जन भी ख़त्म हो गया और लोकपाल भी ख़त्म हो गया। ये तो असलियत है। कल्याण जी, आपसे मैं आज शुरू करना चाहता हूँ कि स्थिति पश्चिम बंगाल में है क्या? आज के दिन क्या हुआ पिछले दिनों में, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आप ऊपर से देखेंगे जनमत हम लोग का अगेंस्ट में है, ठीक है। एसआईआर का बारे में तो आप बोल ही दिया कैसा हुआ। अब जाए वुड गिव सम इलस्ट्रेशन ओनली। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने इलेक्शन देखा, लाइन में खड़ा है सब, प्रेस है, पिक्चर है, सीसीटीवी है बाहर में, यू कैन वॉच इट, आप लोग देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रांग रूम में ले गया, स्ट्रांग रूम का जो है सीसीटीवी है, प्रेस कॉर्नर है, स्ट्रांग रूम गार्ड दे रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। लेकिन काउंटिंग में सीसीटीवी है, बाहर का कोई नहीं देख सकता है। वी हैव हम लोग आइडेंटिफाई किया है 50 सीट्स, 50 सीट, 50 सीट, 50 सीट में हमारा जो कैंडिडेट है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन एजेंट था और काउंटिंग एजेंट था, उन लोग को मार के निकाल दिया था, पूरा मार के निकाल दिया 50 सीट में। कोई कंप्लेन भी नहीं लिया। मोडस ऑपरेंडी क्या है? मोडस ऑपरेंडी है 8 to 10,000 जो वोट है, 8,000 से 10,000, उसका ऊपर में हम लोग जीतते हैं, उसमें कुछ नहीं किया। और 8 से 10,000 वोट में जब जीत के रहते हैं तो उसमें मार दंगा करके निकाल देने के बाद वो लोग जीत गया। एक ये है। दो नंबर इशू है। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? कंप्लेन कुछ किया, कंप्लेन कौन लेगा? ममता दी का कंप्लेन भी नहीं लिया। 5 राउंड पहले ममता दी को मार के निकाल दिया। वो जो आरओ था इलेक्शन कमीशन का, वो आरओ अब चीफ मिनिस्टर का डिप्टी सेक्रेटरी बन गया। डिप्टी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी? डेप्यूटी सेक्रेटरी, आई एम कमिंग, डेप्यूटी सेक्रेटरी। अच्छा। और जो सीईओ था, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने आज चीफ सेक्रेटरी बन गया। अच्छा। और जो स्पेशल ऑब्जर्वर था, जो एसआईआर से पहले से कर रहे थे, सुब्रत गुप्ता, उन्होंने आज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। ये अजाब चीज है। ये देश अजाब चीज में भरा दिया। कोई कभी चिंता करने का ये नहीं आया कभी। जो कल सीओ था, आज से चीफ सेक्रेटरी, जो आरओ था वो आज डिप्टी सेक्रेटरी। इलेक्शन कमीशन वाज एन आईवास एग्जिस्टेंस, वो जो है ना, इलेक्शन कमीशन एक तो आईवास था। इलेक्शन पूरा कंडक्ट किया बीजेपी ने। 31 सीट्स हम लोग आइडेंटिफाई किया, जिसमें एसआईआर का डिलीशन का बाद आफ्टर एडजुडिकेशन जितना था, एक इलस्ट्रेशन 5,400 डिलीशन हुआ, करेक्ट। अपील पेंडिंग, मेरा कैंडिडेट हार गया 826 वोट में। एक इलस्ट्रेशन राजारहाट, पूरा काउंटिंग हो गया, हमारा कैंडिडेट जीत गया 1,500 वोट में। फिर बीजेपी हंगामा किया, फिर रिकाउंटिंग हुआ, रिकाउंटिंग में 4-5 राउंड में पीटा के निकाल दिया, 1,000 वोट में वो लोग जीत गया। ये कोई इलेक्शन नहीं है।
आप लोग बोल रहे हैं ना जनमत 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 ऐसा है, पश्चिम बंगाल में जनमत ममता बनर्जी का अगेंस्ट में नहीं है। ये पूरा अमित शाह का खेल है। हम उनका नाम लेके बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स मोदी जी है, दिमाग में देते हैं। अच्छा सुनिए, 2-2.5 महीना एक एमओएस, अमित शाह जी का एमओएस उधर बैठ के बोलता है, उधर कोई काम नहीं है दिल्ली में, उधर बैठ के कलकत्ता में गया, कलकत्ता में बैठ के कैसे सीआईएसएफ चलेगा क्या चलेगा पूरा उनको ट्रेनिंग दे दिया। और सबसे मार खाया हम लोग सेंट्रल फोर्स का। मेरा एक चीज है, मेरा क्वेश्चन है, आप सब कुछ दिखाना सकते हैं तो आप काउंटिंग क्यों नहीं दिखाना सकते हैं? वेयर इज ट्रांसपेरेंसी? वेयर इज ट्रांसपेरेंसी? काउंटिंग दिखाएंगे तो देश को पता चल जाएगा। मुर्शिदाबाद में रेजी नगर एक सीट में हम लोग हार गया 1200 में, जिसमें अंडर एडजुडिकेशन डिलीशन, अंडर एडजुडिकेशन 8000। सातगाछिया 232 डिलीशन, अंडर एडजुडिकेशन 7000। मेरा पार्लियामेंट का एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जंगीपाड़ा जीत रहे थे। लास्ट वो मेरा मिनिस्टर था हम लोग का, बहुत अच्छा लड़का है। 2 राउंड का पहले उसको पिटा के निकाल दिया। तो ये फिर चुनाव नहीं हुआ ये ना? चुनाव नहीं है, ये मजाक है। चुनाव के नाम में एक मजाक है। लोकतंत्र आप के जो नाम बोल पे रहे मजाक। हैं वही होगा, बार बार बीजेपी ही आएगा इस तरीके से। सुनिए सर, जिसका अपॉइंटमेंट सच्चा तरीका से नहीं हुआ है उसका पास से आपको क्या मांगना है? उसका पास से आप क्या मांगेंगे? जो अमित शाह के कृपा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, तो उसका पास आप क्या जस्टिस मिलेगा? पहले भी तो सरकार बनाती थी ऐसे ही चीज का इलेक्शन कमिश्नर। पहले भी तो सरकारें बनाती थी। हाँ, लेकिन ये तो अलग तरीका से। पहले जो था ऐसा नहीं था। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का देखा था पहले जो उनका रवैया अलग होगा, लेकिन नहीं, वो जब कोऑपरेटिव का सेक्रेटरी था अमित शाह का अंडर, हाँ वो तो हमें उधर से चला गया। कुछ नहीं जानते हैं, बहुत एरोगेंट है, बहुत एरोगेंट है। इतना एरोगेंट आदमी हम कभी किसी को नहीं देखा। गेट आउट। एमपी का सदा इस तरह से बात करता। हम क्या सर, हम कहाँ जस्टिस मिलेगा? आप तो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप गए हैं? गए हैं, भरोसा करना चाहिए। चलो वो देखते भरोसा हैं, देने का कोई है? वो तो देखते हैं। मैं आपसे भरोसा देने के देगा। अब प्रशांत जी, आप तो कोर्ट में बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जमीन की भी असलियत जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है और कोर्ट में भी क्या हो रहा है, आप जरा अपना देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह से एसआईआर करवाया गया उसी से साफ है कि इलेक्शन कमीशन कोई कानून की परवाह नहीं कर रहा था, कोई रूल्स की परवाह नहीं कर रहा था, अपने ही मैनुअल की परवाह नहीं कर रहा था। बिल्कुल मनमाने ढंग से ये एसआईआर करवाया गया। देखिए, आज से पहले 1951 में जब पहली बार वोटर्स लिस्ट बनी थी, उसके बाद नए सिरे से कभी वोटर्स लिस्ट नहीं बनाई गई हिंदुस्तान में। जी हाँ, सिर्फ एक बार एक कंस्टिट्यूंसी के एक पार्ट में यूपी में इलेक्शन कमीशन ने बनवाई थी, करीब 20-22 साल पहले। उसमें कानून में लिखा है, एक्ट में लिखा है कि they can order intensive revision in a constituency or part of a constituency for reasons to be recorded in writing. ऐसे en masse कभी नहीं कराया गया। दूसरी बात, कभी ये नहीं कहा गया कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरो नहीं तो तुम्हारा नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। पहली बार हुआ है। नहीं बताइए, इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि फॉर्म भरने की किसी भी मत देने वाले की
जिम्मेदारी रही हो? कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। तो क्यों हुआ पहली बार आपके हिसाब से? नहीं, वो तो ऑब्वियस है। देखिए, ये लोग शुरू से ये कहते थे ना, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी कि नॉन हिंदूज को हम वोटिंग राइट से वंचित कर देंगे और हो सकता है और नॉन सिटीजन भी डिक्लेयर कर दें। इन्होंने कोशिश करी एनआरसी करके करने की, आसाम में किया, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि मॉनिटर कर लिया और कम्युनल बेसिस पर नहीं होने दिया, तो वहाँ पर जो 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी से हटा, वहाँ पर भी उन्होंने ये बोल दिया था कि तुम ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ तब तुमको हम एनआरसी में डालेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर भी 19 लाख लोग नहीं जुटा पाए जो गरीब लोग थे। लेकिन कम्युनल बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होने दिया, तो विद द रिजल्ट कि 70% उसमें हिंदू थे, 30% मुस्लिम थे। अब इनको लगा कि अब हम एसआईआर करके वही काम कर लेंगे कि लोगों को वोटिंग राइट से वंचित कर दें। एसआईआर में पहले तो इन्होंने वही करा कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे बिहार में, तब जाकर आपका नाम, आप पहले एन्यूमरेशन फॉर्म भरिए, फिर इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, तब आपका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। अब बिहार में बहुत ज़्यादा कम्युनल बेसिस पर इसको नहीं कर पाए, तब इन्होंने वेस्ट बंगाल पर कंसंट्रेट किया। वेस्ट बंगाल में भी फर्स्ट राउंड में जब एन्यूमरेशन फॉर्म वाला था, वो भी कम्युनल बेसिस पर बहुत लोगों के नाम कटे, करीब 70 लाख लोगों के नाम कटे। 93 नहीं, 90 तो टोटल 90 लाख टोटल हैं। हाँ। लेकिन कम्युनल बेसिस पर उसमें भी नहीं कटे। फिर इन्होंने ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का छोड़ा, इसमें 60 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नोटिस दे दिया कि तुम्हारे नाम, फादर के नाम में ये स्पेलिंग का फ़र्क है, तुम्हारे नाम में ये स्पेलिंग का फ़र्क है, तुम्हारे नाम में इस डॉक्यूमेंट में उस डॉक्यूमेंट में एज का फ़र्क है, वगैरह वगैरह। अब लोगों ने सब कुछ दे दिया, आधार कार्ड भी दे दिया, कई लोगों ने पासपोर्ट भी दे दिया, वो भी दे दिया, फिर भी 27 लाख लोगों का नाम उसमें से काट दिया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहकर। कहते हैं कि हमने जुडिशल ऑफिसर से करवाया, पर जुडिशल ऑफिसर्स को कितना टाइम दिया, अलग अलग स्टेट से जुडिशल ऑफिसर्स बुला लिए, लेकिन उनको टाइम दिया गया एक एक केस तय करने के लिए 1 से 2 मिनट के बीच में। 27 लाख लोगों का नाम उसमें से काट दिया। अब जब इन्होंने अपेलेट ट्राइब्यूनल्स बनाए, कुछ 8-10 अपेलेट ट्राइब्यूनल्स बनाए, उसमें जैसे आपने बोला कि जो केसेस एग्जामिन करे गए हैं, जितनी भी अपील्स एग्जामिन करी गई हैं, उसमें से 95% से ज़्यादा उन्होंने अपील्स अलाउ कर दी हैं, यानी कि उनके नाम गलत काटे गए। अब अगर आप ये सब करने लगे और साथ में आप बिल्कुल पार्टिजन ऑब्जर्वर्स भेज रहे हैं, बिल्कुल पार्टिजन ऑफिसर्स को चीफ सेक्रेटरी डीजीपी अपॉइंट कर रहे हैं, बिल्कुल पार्टिजन तरीके से उनके सेंट्रल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, आप फिर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहे। आपके रूल में लिखा है कि जब कोई फॉर्म 6 में नाम अपना एडिशन के लिए डालता है तो उसी दिन वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए, वो नहीं ऑब्जेक्शन हो सके, वो नहीं किया। कोई फॉर्म 7 भर के नाम का ऑब्जेक्शन देता है, वो भी उसी दिन अपलोड हो जाना चाहिए, वो भी नहीं किया। वोटर्स लिस्ट इन्होंने पहले तो डिलीटेड नाम की लिस्ट ही नहीं दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देनी पड़ी, फिर भी कहते हैं कि हम मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देंगे ताकि कि कोई जना आसानी से कंप्यूटर यूज़ करके देख सके कि उसका नाम कहाँ है, कितने डुप्लीकेट्स हैं। डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनके मैनुअल में लिखा है कि इनको डी डुप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं किया, वो भी नहीं इस्तेमाल किया। तो अगर आप इस तरह से, और फिर आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद इतने लोगों ने वोट किया, उसकी फुटेज होनी चाहिए कि भाई कितने लोग क्यू में थे, वगैरह वगैरह। आप काउंटिंग रूम की सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, क्या पता आप क्या क्या धांधली कर रहे हैं। और जब इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर है इस पूरे वेस्ट बंगाल के केस में या पूरे एसआईआर के एक्सरसाइज में बिल्कुल क्लियर है, तब किस तरह का फ्री एंड फेयर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो संख्या थी लोगों की, वो 7.6 करोड़ थी वोटर लिस्ट, ठीक है ना।
इससे पहले थे 2024 के लोकसभा के चुनाव में। तो अब कमती होकर 6.83 हो 90 गई। लाख कट गए। 90 लाख कट गए, ठीक है ना। और इस दौरान में पॉपुलेशन बढ़ा भी होगा, बढ़ा होगा। जैसे असम में दिखाया गया कि पॉपुलेशन 2 करोड़ से बढ़ा है 2024 से लेकर 26 तक, यहाँ घटा है। तो ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सारे लोगों के नाम कट गए। कटने से अलावा कोई पॉपुलेशन बढ़ेगी भी तो सही। हाँ हाँ, इस 2 साल में। एक तो ये सवाल आपसे पूछना चाहूँ। दूसरा कि 7 लाख एडिशनल वोटर्स भी ऐड किए गए, हाँ बाद में ऐड किए गए। वो भी सुना है बल्क तरीके से, मतलब कि एक आदमी 500 फॉर्म लेकर या 1000 फॉर्म लेकर वहाँ जाकर उनको बना दिया गया वोटर। वो कौन थे, कहाँ से आए थे? और ये पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में तो 1 लाख फॉर्म भरे गए, लेकिन आखिरी 1 महीने में 6 लाख। तो ये कैसे हुआ? तो ये सवाल उठते हैं। आपकी कोई इसमें राय है? नहीं, राय यही है कि ये सब जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी सेंटर से आया। देखिए, अगर हम पूरी वोटर्स लिस्ट एग्जामिन करें और उसमें देखें कि किसके डॉक्यूमेंट्स के स्पेलिंग में फ़र्क है, जी हाँ, जी हाँ। तो ये 60 लाख नहीं बल्कि कम से कम 2 करोड़ निकलेंगे। सही बात है। इन्होंने 60 लाख उनमें से कैसे चूज़ किए? इन्होंने 60 लाख इस आधार पर चूज़ किए कि जहाँ मुस्लिम्स हैं या जहाँ बीजेपी को वोट नहीं डाली जाती, उन लोगों को चूज़ किया। तो इसीलिए जो 27 लाख नाम कटे, उसमें से 2/3 मुस्लिम हैं, जबकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बंगाल में 27% है, लेकिन 65% जो नाम कटे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, वो मुस्लिम। 24 नॉर्थ परगना में तो 95% कटे, 95% हाँ, नाम मुसलमानों के कटे हैं। अब लोको जी, इसलिए मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ। शुरुआत तो हमेशा मैं आपसे ही करता हूँ, बट आज इसलिए नहीं की कि ताकि आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, अगर आप वहाँ बेंच पे बैठ के ये आप सुनते तो आप क्या करते? सवाल मुश्किल है, लेकिन हाँ, मुश्किल है। अब ये सब सुनने के बाद ये लगता है कि वो इलेक्शन रोकना चाहिए था किसी तरह से। हाँ, पर ये आई थिंक नामुमकिन है। पर फिर भी ये जो 27 लाख लोग हैं, इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये है कि हम कई सालों से, अभी नहीं पर कई सालों से ये सुन रहे हैं कि जब इलेक्शन होता है आप जाइए वोट कीजिए। जनरल इलेक्शन हो या म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, कोई सा भी हो। अब ये 27 लाख लोग वोट करने जा रहे थे, ये सिटीजन्स हैं, ठीक है। और आप इनको कहिए, आप इनको कहते हैं कि ठीक है आप वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके नाम में फ़र्क है या कुछ और फ़र्क है। तो अगर ये वोट नहीं कर सकते तो सबको कहना कि आप जाके वोट कीजिए, इन लोगों का क्या होगा? एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये सिटीजन्स हैं या नहीं हैं। अगर ये सिटीजन्स हैं तो इनको वोट करना चाहिए और इनको वोट की परमिशन होनी चाहिए। इट्स अ राइट, इट्स अ राइट। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको वोट नहीं करने देते। तीसरी बात, ये जो ट्राइब्यूनल्स, अपेलेट ट्राइब्यूनल लगाए गए, अब एक अपेलेट ट्राइब्यूनल जो कि मेरे ख्याल कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, जी हाँ, उन्होंने 100% अलाउ किया। जी हाँ, जो जैसे आपने बताया कि 60 केसेस इलेक्शन कमीशन या किसी और ने फाइल किए, वो डिसमिस कर दिए। जी हाँ। तो 100% लोगों को मतलब कि 100% लोग गलत तरीके से डिलीट हुए। हाँ, गलत तरीके से डिलीट हुए, ये एक ट्राइब्यूनल में। बाकी ट्राइब्यूनल्स का पता नहीं कि क्या पोजीशन क्या है, कितने केसेस उन्होंने डिसाइड किए या नहीं किए। अच्छा, चौथी बात ये है कि ये अब अपील ट्राइब्यूनल जो है ये कब डिसाइड करेगा इन 27 लाख लोगों के बारे में। 27 या 26 या 25 जो भी कुछ है, इनकी अपील कब डिसाइड करेगा? ठीक है, अब अगले साल शायद पंचायत के इलेक्शंस होंगे या कोई और इलेक्शन होगा, तब तक ये डिसाइड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और अगर नहीं कर सकेंगे तो इनकी वोट तो फिर दोबारा चली जाएगी। पांचवी बात, अब अखबार में आया है
कहाँ तक सच है मैं कह नहीं सकता, पर अखबार में आया है कि इनको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्टोरल रोल में नहीं है, और अगर इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो इनको बेनिफिट कौन देगा? मतलब ये तो या तो ये सिटीजन्स नहीं हैं, या जैसे कहते हैं घुसपैठिया या जो भी कुछ है, तो इनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये अगर आप पूरी तरीके से देखें, ये 27 लाख लोगों को जो वोट करने से रोका गया है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है। और कोई ना तो कोई रीज़न दिया गया उनका नाम के डिलीशन का, ना ही उनको हियरिंग दी गई। हाँ, 27 लाख लोग जिनके नाम काटे गए, नो हियरिंग एंड नो ऑर्डर गिविंग रीजंस एज टू व्हाई देयर नेम हैज बीन डिलीटेड। मोर इंटरेस्टिंगली जो रीजन की बात बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इतना कैसे रीजन देंगे सबको? आप तो रीजन इज एन नहीं, बट इंटीग्रल पार्ट। कल्याण जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजेस से इतना लोग को रीजन देना तो क्या संभव नहीं है? जो संभव ही नहीं है तो तुम सुनता क्यों है? संभव ही नहीं है तो आप 27 लाख लोगों के नाम कैसे कटने तो दे रहे हैं? संभव ही नहीं है तो इस सबको तो का जस्टिस का तो कोई बट कल्याण, दिस इज अ स्टैट्यूटरी राइट, सर तो यू कांट टेक अवे अ पर्सनस राइट कि आप आपकी राइट है। फर्स्ट स्टैट्यूटरी राइट, सर फर्स्ट स्टैट्यूटरी राइट, देन दी आई एम सेइंग वायलेशन ऑफ अ नेचुरल जस्टिस हाँ, इज अ करेक्ट। पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपने एक बात की ना कि ये सिटीजन्स हैं, तो कोई सिटीज़न अगर मैं कोई सवाल उठाए मेरी सिटीजनशिप के बारे में, मैं वोटर हूँ, चलिए मैं दिल्ली में वोटर हूँ, और कोई कहता है कि साहब आप सिटीज़न नहीं हो, ठीक है, मेरा नाम डिलीट हो जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ओहदा सिटीजनशिप का ये तो केंद्र सरकार तय करती है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन नहीं करती। तो फिर इस आधार पे आप उसका नाम कैसे डिलीट कर सकते हो? पहली बात है। दूसरी बात, अगर वो सिटीजन है तो फिर इसका वोट करने का हक है, बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक वो 18 साल से उसकी उम्र ऊपर है, वही ना? बिल्कुल। अच्छा, उसका हक है। आपने डिलीट क्यों किया? क्योंकि उसका नाम बंदोपाध्याय नहीं है, बाप का नाम बंदोपाध्याय है, या बंदोपाध्याय बेटे का नाम है, बाप का नाम बैनर्जी है, ठीक है ना? इनसे हुआ है, इनके साथ हुआ है। इनके बेटे के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में था। आप 2-4 और उदाहरण जरा बता दीजिए हमारे ऐसा है, चटर्जी चट्टोपाध्याय है, और बताइए। खान, हाँ, खान, इसको खान सब एक ही है। मुखर्जी मुखोपाध्याय है, मुखर्जी मुखोपाध्याय, हाँ, ऐसा तो वो गांगुली गंगोपाध्याय है। करेक्ट। तो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो गया। इससे बहुत कुछ है और है, और सो मेनी एग्जांपल्स। नहीं, फिर उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक भी तो होती है। स्पेलिंग मतलब कि मिस्टेक आप होता है। लिखते बंगाली में हो, उसके बाद उसका तर्जमा होता है, दत्ता। हाँ, तर्जमा अंग्रेजी में होता है, हाँ, दत्त। स्पेलिंग में गलती होती है, दत्त की DA या DU तो वो भी एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। मोहम्मद के स्पेलिंग, तो मतलब 10 तरीके से आप ये कौन सी बुनियाद है सर, जिसके आधार पे आप किसी का नाम कैंसिल कर सकते हैं? हम लोग तो सीखा है एक बात छोटा से, प्रॉपर नाउन में कोई मिस्टेक नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में कोई मिस्टेक नहीं होता है। वेदर दिस इज द वी हैव लर्नड इट, दिस इज द वे द इंग्लिश इज। दैट्स राइट। लोग अपना पासपोर्ट दे रहे हैं, हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनका भी नाम कटा गया है, तो ये फिर मजाक हो गया ना इलेक्शन की। क्या बात? मजाक हो गया फुल। वो तो एक पार्ट है, तो फिर आगे क्या होगा? असली खेला तो अगला है। वो क्या, जरा बता। असली खेला तो इलेक्शन। सर मेरा पास मैसेज है, आई कांट ओपन इट नाउ। असली खेला काउंटिंग में होगा। एक चीज आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड हम तो बोल रहे हैं, सब बोलता है जनमत। अरे जनमत सब कुछ दिखाया भाई, जब इधर तक आपको इधर दिखाया जाए, उसका बाद अंदर में जाएंगे तो सब कुछ बंद है। ये नहीं दिखाएगा तो क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड होता है सब कुछ,
हाँ होता है ना अंदर, होना चाहिए, नहीं होता है, होना चाहिए, नहीं हो जरूर हुआ होना चाहिए सर। हुआ कि नहीं हुआ वो हम नहीं जानते, हम तो काउंटिंग में नहीं था। नहीं, अब नहीं थे तो आपने कोई कंप्लेंट दी कि साहब, या आपने याचिका डाली या आरटीआई डाला कि आप जैसे सारे जो भी है? वो हम लोग, सुनिए सर, कंप्लेंट देने का कोई मौका नहीं था। आप याचिका तो डाल एक सकते नंबर, हैं, हाँ। दो नंबर, बंगाल में देखा आप क्या हुआ 2-3 बजे का बाद काउंटिंग का दिन में? हाँ, बहुत हिंसा का, बहुत हिंसा, पीटा पीटा के रख दिया। पुलिस स्टेशन भी रात, ओवरनाइट दे हैव चेंज्ड, पुलिस भी चेंज हो गया, हम लोग को पीटाते थे। मैं एक हमारा कैंप में बैठा था, हम आ रहे थे सब दौड़ते थे, मेरा कैंप सामने क्या हुआ, सब आके वो श्रीराम बोल के पीटाता था, सीआईए से पूरा खड़ा था। जब हम घुसा उसका बाद उनको लगा नहीं 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 नहीं, नहीं करना, नहीं करना। लड़की लोग को छींटता था। देश पूरा आज तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप जानते हैं अभिषेक बैनर्जी जेट प्लस सिक्योरिटी, कल उनका सिक्योरिटी जेट प्लस का कैंसिल कर दिया। एक भी सिक्योरिटी नहीं है, एक नॉट ए सिंगल सिक्योरिटी इज देयर। आप देखिए उनका घर का सामने पूरा बीजेपी वाला क्या कर रहे हैं। उसका लड़का है 4 बरस का, उसका लड़की है 6 बरस का। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? आप लोग कोई चिंतक, यू कांट इमेजिन दिस व्हाट्स हैपनिंग। हम नहीं जानते कब हम मार खाएंगे। हम बोलता है ज्यादा ना, हम नहीं जानते कब मार खाएंगे। हम नहीं जानते हम कितना दिन जिंदगी। नहीं ऐसे नहीं, पिटाई के बारे में हम यही बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर असॉल्ट, नॉट ऐसा नहीं। अंडरस्टैंड दैट। टॉर्चर इज सो मच। सबको गांव में जाके खून करके रख दिया। असली बंगाल इज ए प्लेस ऑफ नाउ। असली प्रॉब्लम तो वर्कर की होती है जो आपके पक्ष में काम आज के वर्कर सिर्फ नहीं, लीडर भी, वर्कर तो छोड़ दीजिए, सबको पिटाई हो रहा है। सबका घर का सामने जाके वो रात से शुरू हो गया। अच्छा, ये जो 6 लाख की एडिशन, 7 लाख की एडिशन की हुई थी, वो आपको मालूम है कैसे हुई थी? 6 लाख को बल्क वो तो बल्क, आप तो जानते हैं, वो तो एक मुद्दा हम एक बार उठाया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम बोला ना हम लोग क्या करेंगे। पहले जो है रूल में जो है, जो एडिशन करने सकता है, आप उधर का वोटर होना चाहिए। जी हाँ, वही ले जा सकता है। जब डिलीशन के बारे में बोलते था, ये जो हुआ फंडामेंटल स्टैट्यूटरी स्कीम इज दैट आपको जब एडिशन करने के लिए आप जब डिपॉजिट करेंगे उसको इंक्वायरी होगा। जी हाँ, लोकल इंक्वायरी होगा, नोटिस बोर्ड पे जाए, लोकल इंक्वायरी होगा। तो लोकल इंक्वायरी तो नहीं हुआ भाई। मेरा पास ऐसा है जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंट से बोल रहा है, दादा इसे इधर 100 आदमी आके वोट दे के चला गया, उसका नाम वोटर लिस्ट में है, कभी तो ये गांव में नहीं रहते। तरीका ऐसा था सर, आपको हम बोल रहे हैं, तरीका ऐसा था, एक दिन का नहीं। ये प्लानिंग 1-1.5 बरस से चल रहा है। प्लानिंग कैसा है, थोड़ा थोड़ा करके घुसा अंदर में। दो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्री बनाया, उसका जितना वर्कर था सब बाहर से ले आया। अच्छा, आई सी। सब बाहर से, सब 1 बरस का अंदर हो गया। वो बाहर से आके पूरा वो गांव में बैठ के, वो बूथ में बैठ के वोट दे के चला गया। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिख रहा है, जो सरकार का स्कीम है, आयुष्मान भारत है, कहां से लेके जाता है? सब बाहर से। आप जानते हैं जो इलेक्शन का पहले 23 और 29 का पहले कोई ट्रेन में कोई टिकट नहीं मिलता था, फ्लाइट में कोई टिकट नहीं मिल रहा था। हमारा साथ ट्रैवल कर रहे हैं कोई गुजरात का एक लड़का, भाई कहां जा रहे हो? बोले बंगाल में जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है। वो सूरत से तो ट्रेन चली थी, सूरत से ट्रेन लेके आया।
पूरा ट्रेन, कोई ट्रेन में वो भी टिकट नहीं था priority, सर। वो भी priority। यू कांट अंडरस्टैंड, स्पेशल ट्रेन दे दिया। यही है डेमोक्रेसी हमारे देश में। मैं प्रशांत जी आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने बहस की थी कि ये सिटीजनशिप के मुद्दे पे बहस की थी, कौन सिटीजन है कौन नहीं है, केंद्र सरकार का हक है। इन्होंने कहा कि जी वो तो हम फैसला करेंगे, और आपने कई मुद्दे जो आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं उठाए थे, तो वो फैसला तो अभी आया नहीं ना, और इस बीच इलेक्शन हो गया, तो फैसले का फिर मतलब क्या रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है कि क्या फिर रिजल्ट तो आ गया, इलेक्शन तो हो गया। जो मुद्दे उठाए गए उस पर बगैर फैसला दिए सारे चुनाव कराने दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की मनमानी चलने दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, और उनकी पूरी मनमानी उनके रूल्स के खिलाफ। हमने ये सब बातें बताई कि देखिए इनके मैनुअल में लिखा है, इनके रूल्स में लिखा है कि ये सब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। सिटीजनशिप के आधार पर आप लोगों का नाम काट नहीं सकते, आप उसको फ्लैग करके सेंट्रल गवर्नमेंट या इलीगल माइग्रेंट ट्राइब्यूनल या कोर्ट में भेज सकते हैं, काट नहीं सकते। इनके खुद ही इंस्ट्रक्शंस में, पुराने इंस्ट्रक्शंस में ये बात लिखी थी। फॉर्म 6 जो नए वोटर का नाम ऐड करने के लिए होता है, उसमें भी आपको सिर्फ अपनी एज का और प्लेस ऑफ रेजिडेंस का कोई प्रमाण देना होता है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन। सिटीजनशिप तो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैं सिटीजनशिप बिल्कुल सेल्फ डिक्लेरेशन है। उसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर खासकर जो आदमी पासपोर्ट बस इंटरेस्टिंग पॉइंट सर सिर्फ आप बोला है इसमें, तो देखिए दोनों डिफरेंस देखिए। आप बोल रहे हैं इंट्यूशन का टाइम एक डिक्लेरेशन देना होगा, कोई कुछ दे देगी, रेशन कार्ड दे दीजिए हो जाएगा, यही ना? हाँ, यही बोला ना। लेकिन इधर जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होता है, 13 डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू गिव इट हैज टू बी, इसको इंक्वायरी करना होगा। 13 डॉक्यूमेंट्स में रेशन कार्ड नहीं है। पर हिंदुस्तान के चुनाव में मदन जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी लिस्ट प्रिपेयर की हो वोटर की मतदाता की, जो 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 इलेक्शन कमीशन का एजेंट होता था वो हर घर पे जाता था, घर पे पता जाकर करता था कि कितने लोग रहते हैं, कौन कौन हैं, और कौन कौन 18 साल के ऊपर है, उनको वोटर लिस्ट में नाम डाला था। ऐसे बनती थी लिस्ट। हाँ। फिर उसको डिजिटाइज की गई 2000 मेरे ख्याल 1 में डिजिटाइज की गई, 2000 में डिजिटाइज की गई। तो उसके बाद तो हर साल में उसका समरी रिवीजन होता है कि वहाँ जो लोग वहाँ से चले गए उनके नाम काटे जाते हैं। ये सब इलेक्शन कमीशन ही करती है, और ये हर साल होता है, 2025 तक होता रहा। तो अगर ऐसा होता रहा तो फिर प्रॉब्लम क्या थी कि ये एक नई शुरू करने की, कि भाई अब हम एक फॉर्म के आधार पे पता करेंगे कि ये नागरिक है या नहीं, कि यहाँ रहता है या नहीं, या इसका ये तो कभी हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ ही नहीं। तो आप एक जज के नज़रिए से देखो तो ये तो कोर्ट को फैसला करना चाहिए था ना कि क्या ये जो शुरुआत की गई है ये मैनुअल के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ के रूल्स के खिलाफ है, और इतिहास में जो होता रहा है उसके खिलाफ है। लेकिन ये तो फैसला हुआ नहीं, और इतनी देर में इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। इसी कपिल ऐसे है कि ये जो फाउंडेशन है जो SIR का, इसमें कहीं किसी कानून में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है? तो अगर फाउंडेशन ही गलत है तो उसे रुकना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। जब उनके पास केस आया तो पूछना चाहिए था कि आप ये कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है? वो पूछा नहीं गया, और क्योंकि ये पूछा नहीं गया और रोका भी नहीं गया, इसलिए ये सब SIR का चक्कर शुरू हो गया। तो शुरुआत ही गलत थी। अच्छा, और फिर टू मेक श्योर कि ये सक्सेसफुल हो जाए, जो भी कोई प्लान कर रहा था, पहली बार जहाँ तक मुझे याद है 600 अफसर, 683 अफसर, हाँ, 683 राइट, हाँ, उनको ट्रांसफ़र किया गया। जी हाँ,
पहली बार हुआ है। सही ठीक है, चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया गया, डायरेक्टर जनरल पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया, और ऐसे 600 और लोग हैं। अब नेचुरल जस्टिस कह रहे थे। अब कोई किसी सरकारी अफसर को कैसे कह सकते हैं कि भाई मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ? कोई वजह होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपने आदमियों को लाएंगे, और उनके आदमी खैर रोक ही नहीं सकते थे कुछ। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर आप पूरी तरह से देखिए कि जो मैनेजमेंट हुआ ट्रांसफ़र का, लोगों को वोट डालने से रोका गया 27 लाख, अगर आप ये पूरा देखेंगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ वेरी सीरियस। साथ साथ में 2400 बटालियन 2000, हाँ, CRPF। वो तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था ना वेस्ट बंगाल में, तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध में इतना फोर्स नहीं लिया। हाँ, नहीं, जम्मू कश्मीर में भी इतना फोर्स नहीं पहलगाम का इंसिडेंट का बाद एक कंपनी भी नहीं था, लेकिन वो लोग सोचा जो वेस्ट बंगाल है इधर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इसलिए इतना फोर्स दे दिया। अच्छा, also this I think the BLO, जी हाँ। हाँ, हाँ, अखबार में आया था 40 BLO जो कह रहे हैं कि आप वोट दे हमारा सकते हैं, वोट काट दिया आपने। हम उनका वोट काट दिया गया। करेक्ट। तो ये कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलिए मैं आपसे एक और छोटा सवाल पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग के नाम कट चुके हैं ऑलरेडी। यही काम उत्तर प्रदेश में होगा तो फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? नहीं, तब तो मुश्किल है। नहीं, मैं समझ, ये बड़ा गंभीर सवाल है, इसीलिए तो हम चर्चा कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। लोकतंत्र बचेगा कैसे? सर, लोकतंत्र अभी जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल इंस्टीट्यूशन, वो लोग लोकतंत्र बचाना नहीं सकेगा, बचने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश में मूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस देश में कोई किसी का हिम्मत नहीं है जो लोकतंत्र को बचाएंगे, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। सॉरी टू से, इवन द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट डू इट। वो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, जो कॉन्फिडेंस 10 बरस पहले था वो दिन चला गया। वो लोकतंत्र नहीं बचाएगा इलेक्शन कमीशन, लोकतंत्र नहीं बचाएगा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एटसेट्रा। लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, ये देश का आदमी जब तक रास्ते में नहीं उतरेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारा आपका ये डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं इनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक पार्टी के एजेंट की तरह बिहेव करे और इस तरह से सारी मनमानी करी जाए कि भाई लोगों को काउंटिंग रूम से भगा दिया जाए, उसका कोई CCTV उपलब्ध ना किया जाए, इस तरह से लाखों लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिए जाएं, लाखों लोगों के नाम जोड़ दिए जाएं बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से, और सारे ऑफिसर्स को बदल दिया जाए, सेंट्रल फोर्सेस लगा दी जाएं, तो ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन थोड़ी है। अगर इसी तरह से चुनाव होने हैं देश में, फिर तो चुनाव होने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर चुनाव कराने की ज़रूरत ही क्या है? फिर आप वैसे ही डिक्लेयर कर दीजिए कि हमने भाजपा की सरकार डिक्लेयर कर दी। तो इसलिए, और ये ठीक कह रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया गया है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है। आजकल जुडिशरी की भी हालत बहुत ख़राब हो गई, और दूसरा बाकी इंस्टीट्यूशंस तो हम देख ही रहे हैं, पुलिस का हाल देख ही रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ED CBI वगैरह का हाल देख ही रहे हैं, मीडिया का हाल देख रहे हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र क्या चलेगा? मैं इनकी बात से सहमत हूँ, जब तक इस देश की जनता जो रियल स्टेक होल्डर है, जब तक वो सड़कों पर नहीं उतरेगी लोकतंत्र बचाने के लिए, तब तक नहीं बचेगा। आखिरी सवाल, इस चुनाव सवाल पूछने के पहले आई जस्ट वांट टू ऐड कि हम फाउंडेशन की बात कर रहे थे। जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे हुई? हाँ वो तो ठीक है, सब जानते हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर शुड बी अ कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कानून आया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया गया और कोई कैबिनेट मिनिस्टर। तो शुरुआत वहाँ से होती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट से, फिर उसके बाद SIR और ये सब, सॉरी
बस ये बात दूर तलब तक जाएगी। सर, लेकिन आखिरला सवाल, इस चुनाव में इतने कम्युनल स्टेटमेंट्स हुए हिंदू धर्म के आधार पे, हाँ, और चुनाव के बाद कि सबका साथ सबका विश्वास भूल जाओ, साथ उसी का देंगे जिन हिंदुओं ने हमें वोट किया, और जिन्होंने नोट नहीं किया उसका साथ नहीं देंगे। ऐसी तो बातें इस देश में खुलेआम हो रही हैं और कोई अपनी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये चुनाव हुआ, धर्म के आधार पे वोट मांगे गए, वो अपने आप में संविधान का उल्लंघन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन है और करप्ट प्रैक्टिस। बिल्कुल। और आप जानते होंगे कि आपका एक फैसला भी है उसके बारे में। हाँ, और आप जानते होंगे कि किसी मंत्री ने कहा था गोली मारो। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला नहीं, वो उसमें गलत कुछ नहीं, कोई गलत कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, चलो सर, क्या हो गया अभी, एक चीज बहुत क्लियर है। पहले जुडिशियरी सिटीजन को इंटरेस्ट देखते थे, अभी जुडिशियरी सरकार का इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट देखते हैं। सिटीजन का इंटरेस्ट को गोली मारो, लेकिन उनको रखो जी। भाई सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है, उनका इंटरेस्ट तो देखना चाहिए। उनका इंटरेस्ट भी तो है ना, कि जो आम आदमी के मन में उनके प्रति विश्वास हो कि सब निष्पक्ष तरीके से फैसला। आज वो विश्वास उठ गया है। मैं तो रोज़ देखता हूँ ना, मैं सोशल मीडिया को क्लोजली फॉलो करता हूँ। आज इस देश में बहुत कम लोग ये मानते हैं कि आज की जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष है और वो सरकार के इन्फ्लुएंस में नहीं काम कर रही है। तो कॉन्फिडेंस हम आम आदमी पे रखें। आदमी छोड़ के कुछ नहीं होता है। सुनिए सर, एक बात बोलूं, ये जो पब्लिक है ना, ये हर दिन फाइट करते हैं, हम लोग जानता नहीं है। आदमी लोग है, पीपल्स ऑफ द कंट्री, दे फाइट एवरी डे। चलिए, लेट्स होप दैट द पीपल टेक अप दिस कॉज और सुधार आए और निष्पक्ष तरीके से संस्थाएं चली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों और सिटीज़न के प्रति हों, और सारी एक्सरसाइज इंक्लूजनरी हो। मतलब कि किसी का वोट देने का हक, किसी को हक नहीं है उसको छीनने का। संविधान में वो छीन नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं छीन सकती, कोर्ट नहीं छीन सकते। वो हक नागरिक का है और वो हक रहना चाहिए और इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कपिल सिब्बल जी के सभी अतिथियों से सवाल सुने और कितनी आपसी सार्थकता से बहस, और इस बहस को आप कितने नंबर देंगे और इस बहस से आप कितने मुतमईन हैं, कितने इस बहस के समर्थक हैं या विरोध में, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।